तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म के लिए स्कूल प्रोफाइल को ऑनलाइन कैसे भरा जाता है और स्कूल प्रोफाइल ऑनलाइन भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये जो वीडियो है वो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और यहां पे मैंने किसी एक स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लिया है। आप भी अपने स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा स्कूल प्रोफाइल फॉर्म। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके जो स्कूल की प्रोफाइल है कुछ इस तरह से वो ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल का बोर्ड कोड है, आपकी स्कूल का नाम है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपके स्कूल का एरिया कौन सा, वो एरिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ग्रामीण या शहरी। इसके बाद आगे यहाँ पे आपकी स्कूल का पूरा जो एड्रेस है वो लिखना है और एड्रेस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान्यता के अनुसार जिस एड्रेस पे आपकी स्कूल की मान्यता मिली हुई है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। अपनी मर्जी से एड्रेस आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा और यहाँ से आपकी जो भी तहसील है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया नवीन जनपद का नाम। अब यहाँ पे देखिए यदि आपका जिला चेंज हुआ है तो वो आप कर दीजिएगा, अन्यथा आपका जो पुराना जिला है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपकी नई तहसील है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे यदि आपके स्कूल का कोई लैंडलाइन नंबर वो डाल दीजिएगा, अन्यथा आप इसे खाली है वो भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी स्कूल की मेल आईडी है तो वो लिखिएगा। इसके बाद आपकी स्कूल का कौन सा बोर्ड है तो वो बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल का प्रकार कौन सा है, अगर वो राजकीय है तो राजकीय सिलेक्ट करो, मॉडल है, केंद्रीय है, जो भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे निजी को है वो सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ। इसके बाद आगे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका नाम आपको डालना है, उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने और परीक्षा प्रभारी का क्या नाम है वो भी डालना है, उनके नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पे नीचे लिखा बोर्ड के साथ संबंधता का वर्ष, यानी आपको है या फिर आपकी स्कूल के बोर्ड से कब संबंधता प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे माध्यमिक या प्रवेशिका की जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे जो संबंधता आपको प्राप्त हुई है वो स्थायी संबंधता है या फिर अस्थायी, तो लगभग है या अस्थायी होती है और स्थायी तो बहुत ही कम स्कूलों की, वो तो आप अपना अफिलिएशन या संबंधता का जो लेटर बोर्ड के द्वारा जारी हुआ वो देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। यहां से उसकी जो कोई भी एक डेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो उच्च माध्यमिक है या वरिष्ठ उपाध्याय है वो कौन सी संबंधता आपको प्राप्त हुई है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से कोई भी एक डेट है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे वो डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बार डेमो के लिए आपको डेट है वो या महीना है वो बता रहा हूं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सही डिटेल है वो भरिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड के द्वारा जो अस्थायी संबंधता या स्थायी संबंधता का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे फाइल की जो मैक्सिमम साइज होगी वो 150 के भी होगी और फाइल का जो रूप होगा वो जेपीजी का होगा। तो यहाँ पे देखिए चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पर आपकी फाइल है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे आपसे पूछा गया माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबंधता प्राप्त तृतीय भाषा के विषय के नाम व कोड। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा आपके स्कूल को जो थर्ड लैंग्वेज है, कौन से सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे मान्यता मिली हुई है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे संस्कृत को सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ और इसके बाद कोई दूसरा या सब्जेक्ट है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई तीसरा सब्जेक्ट है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है वो दे रखे हैं और 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबंधता प्राप्त विषयों के नाम व कोड। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग और बोर्ड से जिन सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हुई है उन सभी सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं के लिए, देखिए कक्षा 10वीं के लिए कोई खास जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनकी थर्ड लैंग्वेज होती है। बाकी जो मेन जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, उसको आप कंपलसरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं के लिए सभी संकाय के नाम दिए गए, विज्ञान वर्ग, कृषि विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग। अब जिस संकाय में आपकी स्कूल को मान्यता मिली हुई है केवल उन्हीं संकायों का यहाँ पे सब्जेक्ट आपको फिल करना है। कुछ साथी ऐसा करते हैं कि यार नाम तो दे रखे हैं, चलो सभी सब्जेक्ट के नाम मैं यहाँ पे भर देता हूं, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। जिन सब्जेक्ट के या जिन संकाय में जिन सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हो केवल वही सब्जेक्ट आपको फिल करना है।
जैसे मैं यहाँ पे विज्ञान वर्ग की बात करूं या साइंस फैकल्टी की बात करूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली है, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स कर लेता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे केमिस्ट्री है वो यहाँ पे कर लेता हूं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सब्जेक्ट फिल कर दीजिएगा। इसी अनुसार आप जैसे यहाँ पे आपका जो आर्ट्स है, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हुई है वो सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट है आप आधा अधूरा मत छोड़िएगा। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जो संबंधता लेटर है वो देख लीजिएगा, या फिर शिक्षा विभाग का जो मान्यता का लेटर है उसमें आप देख लीजिएगा। क्योंकि यदि आप यहाँ पे सब्जेक्ट गलत भर देते हो तो जब आप आगे स्टूडेंट का फॉर्म भरोगे ना तो वहां पे सब्जेक्ट का नाम आपको नहीं दिखाई देगा, कोई आप खाली छोड़ देते हो। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए अपने स्कूल की जो क्रमोन्नति का आदेश है, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में कक्षा 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं का जो आदेश हुआ शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना, वही जेपीजी फाइल के अंदर। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर के एग्जाम सेंटर का नाम और उसका एरिया के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा एग्जाम सेंटर था, तो काफी सारे एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। आपको नहीं पता है तो लास्ट ईयर की जो प्रोफाइल आपने भरी थी तो वो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, आपके रिकॉर्ड में होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा गया है। ये कंपलसरी नहीं है, एक ही एग्जाम सेंटर होता है, ये सुविधा के लिए दिया गया है। कई बार क्या है कि बोर्ड के द्वारा चेंज कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर की दूरी आपको बताइए, आपके स्कूल से आपके एग्जाम सेंटर की दूरी कितनी है वो किलोमीटर में आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। चलिए जैसे 1 किलोमीटर हो गया पहले सेंटर की, दूसरी की 2 हो गया या 3 हो गया, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12वीं वाले सेंटर की जानकारी आपसे पूछी गई है। कई बार ऐसा होता है कि 10वीं का जो सेंटर है वो अलग होता है, 12वीं का अलग होता है। यदि दोनों सेम है तो आप यहाँ पे दोनों सेम है वो भी फिल कर सकते हैं, कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसकी दूरी यहाँ से दर्शाया वो दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं वैसे ही डेमो के लिए आपको बता रहा हूं, आप सही सही जानकारी वो फिल कीजिएगा। और वैसे ही यहाँ पे देखिए निकटतम नोडल केंद्र का नाम आपको है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे भरना, तो मैं ये भर देता हूं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर नोडल केंद्र दिया गया है इसकी निकटतम जो जनपद है, डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं जो जिला है, जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना जो सबसे नजदीक है आपके नोडल केंद्र का, ठीक है, वो सिलेक्ट आपको यहाँ पे करना है। फिर तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। दूरी कितनी है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे दूरी है वो फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो मटेरियल है, जो सामग्री है, कौन से नोडल केंद्र से आप लेना चाहते हैं। जो नजदीकी है, लास्ट ईयर वाला है तो लास्ट ईयर वाला आप भर सकते हो। इस बार आपने अगर चेंज करवाया है या चेंज हुआ आपका तो वो चेंज वाला आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंटर है उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा इस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये नोडल केंद्र का जानकारी यहाँ पे हमने भर दी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, अब यहाँ पे देखिए ये कक्षा 12वीं वालों के लिए, 10वीं के लिए इतनी जानकारी हमें नहीं भरनी होती है, लेकिन 12वीं वालों के लिए हमें ये जानकारी भरनी होती है कि अपनी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, जैसे कुछ कॉपी है, ग्राफ है, अलग अलग जो संख्याएं हैं उनके हिसाब से हैं, साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नाम है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर लिया। अब इस केमिस्ट्री के अंदर है कितने स्टूडेंट है, वो टोटल संख्या स्टूडेंट की आपको यहाँ पे वो भर देनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए लैब कैपेसिटी कितनी है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो यहाँ पे देखिए लैब कैपेसिटी आपको 20 करना है। वैसे आपने देखिए संबंधता के समय कितनी कैपेसिटी दिखाई है वो आप देख लीजिएगा, संबंधता लेटर में आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ पे कैपेसिटी होती है वो 20 की होती है, यानी एक साथ 20 स्टूडेंट हैं प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, लेकिन यहाँ पे ये शर्त भी है कि आपकी लैब के अंदर इतनी सुविधा होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 20 स्टूडेंट एक साथ घुस जाए और 20 का एक साथ प्रैक्टिकल हो जाए। तो यहाँ पे आपको 20 वो करना। और इसी तरह से जो दूसरा सब्जेक्ट है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने साइंस की किए, इसके साथ साथ यहाँ पे जो कृषि संकाय है या फिर अपना जो कला वर्ग है उनके भी सब्जेक्ट हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ड्राइंग के कितने स्टूडेंट हैं आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे भरिएगा। लैब कैपेसिटी है आप है वो दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जानकारी आपको फिल करना है सभी के अंदर, ठीक है। सभी सब्जेक्ट हैं जो भी प्रैक्टिकल, वैसे नॉर्मली सब्जेक्ट के लिए नहीं है, जो केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आंसर बुक है और स्टेशनरी है उनके बारे में यहाँ पे राइट साइड में आपको जानकारी भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, जैसे केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 55 स्टूडेंट है। तो इनके लिए 55 जो कॉपियां हैं इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक बार आप सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा इस चीज को लेके कि भैया, क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे जो बुक होती है ना, एग्जाम बुक होती है, उनकी 2-2 कॉपियां की आवश्यकता होती है।
तो ऐसे में उनसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे गलत जानकारी भर दोगे तो भविष्य में आपके सामने समस्या आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल में ये जो बुकलेट की अगर आप यहाँ पे जानकारी भरते हो ना तो कम भर देते हो, और जिस समय हमें सामग्री प्राप्त होती है उस समय हमें कम सामग्री प्राप्त होती है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। तो आप सही सही जानकारी भरिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। पहला कॉलम है रिक्वायर्ड, यानी कितनी आपको आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ 55 स्टूडेंट हमने केमिस्ट्री में भरे, लेकिन ये तो 55 स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर ही हैं, लेकिन इसके साथ जैसे फिजिक्स आ गया, बायोलॉजी आ गया, हिस्ट्री सॉरी यहाँ पे अपना जो जियोग्राफी है, ड्राइंग है, इनकी भी तो हमें यहाँ पे बुकलेट चाहिए ना, आंसर बुक चाहिए ना। तो यहाँ पे टोटल संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे देखिए टोटल 113 वो लिख देता हूं कि हमें 113 की आवश्यकता है। अब आगे यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम दिया गया लास्ट ईयर बैलेंस, यानी पिछले सेशन में कोई भी यदि प्रैक्टिकल सामग्री बची हुई है, कोई कॉपी यदि बची हुई है, वो कितनी बची हुई है, तो अपन ये बोल देते हैं कि भाई हमारे पास लास्ट ईयर का 10 का कोटा है, 10 बची है। तो अब हमें टोटल कितनी रिक्वायर होगी, तो इस साल हमें बोर्ड है वो 103 जो बुक है वो आंसर बुक यहाँ पे वो भेज देगा। ठीक है ना, तो वो आपको अपने रिकॉर्ड से पता लग जाएगा, रिकॉर्ड है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए ड्राइंग शीट आ रखी है जियोग्राफी के लिए, तो इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देख लीजिएगा, आप अपने जो टीचर्स हैं सब्जेक्ट उनसे संपर्क कीजिएगा। और उसके बाद ड्राइंग शीट है, ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राफ पेपर है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो ये केवल 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा सामग्री की आवश्यकता होती है। ऊपर वाले सेक्शन के अंदर तो आपको केवल टोटल यहाँ पे जो भी आंसर बुक है उनकी रिक्वायर आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतनी जानकारी भरने के बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में यदि आपका जो स्कूल है वो यहाँ पे एग्जाम सेंटर रहा है तो उसकी जानकारी आपको भरनी, वो रहा है कि या नहीं रहा है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार येस नो में जवाब दे दीजिएगा। अगर एग्जाम सेंटर रहा है तो येस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। तो तकरीबन साथियों की ये नो करना है। उसके बाद यहाँ पे है सबमिट है वो कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल का प्रीव्यू है, एक बार आपको है वो दिखाई दे रहा है। अब यदि इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट है वो कर लीजिएगा। तो अपन ना तो एडिट करना चाहते हैं ना ही प्रिंट करना चाहते हैं, बाद में कर लेंगे। बस आपका काम है वो कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह से आपको अपनी ये प्रोफाइल भरनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम आरबीएसई बोर्ड अजमेर की अपने स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अब प्रोफाइल को लेके खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप यहां पे देखिए अपने सभी स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म कंप्लीट कर दो और बोर्ड फॉर्म को लॉक करने से पहले आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल है पूरी तरह से अपडेट करनी चाहिए या फिर सही सही जानकारी भरनी चाहिए। क्योंकि यदि आप स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म को पहले लॉक कर देते हो और बाद में आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करते हो तो भैया जो जानकारी है वो बोर्ड फॉर्म में है प्रिंट होके नहीं आएगी। तो बोर्ड फॉर्म लॉक करने से पहले है स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा। इसके अलावा स्कूल प्रोफाइल को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक है कमेंट के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।